शैली ने वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, We are laid asleep in body and become a living soul. Where do these line appear? ये लाइन हमें कहाँ दिखाई देती हैं? ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से रीड करेंगे। ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी, सॉलिटरी रिपर, टिंटन एबे, नन ऑफ दिस। इसी तरह से ऑप्शंस वहाँ होंगे। ये फेमस लाइन है, कई बार पूछी जा चुकी है। टिंटन एबे की ये लाइन हो जाती है। टिंटन एबे जो कि टाइटली स्ट्रक्चर्ड डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई एक पोएम है। ठीक है, वर्स पैराग्राफ में इसको लिखा गया है, स्टेंजा में न लिखकर वर्स पैराग्राफ में लिखा गया है। इसको जो है इसको कैटेगराइज करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कहीं पर इसमें ओड हमें दिखाई देता है और कहीं पर इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के दिखाई देते हैं। इसीलिए इस पोएम को कैटेगराइज हम बमुश्किल कर पाते हैं, क्योंकि इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग का भी यूज़ माना जाता है। ये एक लिरिक पोएम मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रील्यूड अनडाउटेडली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ, द रिवॉल्यूशनरी वर्ड्सवर्थ, द मैन वर्ड्सवर्थ, द पोएट एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। ठीक है, हुज ओपिनियन इज दिस? ये जो वर्ड्सवर्थ के बारे में है, ओपिनियन किसकी है? यहाँ पर प्रील्यूड अनडाउटेडली प्लेसेस कि वर्ड्सवर्थ जो थे क्या क्या उन्होंने बोला है? द रिवॉल्यूशनरी, वर्ड्सवर्थ द मैन, वर्ड्सवर्थ द पोएट एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रोफेसर हर्बर्ट रीड का है। अब देखो, वर्ड्सवर्थ को एक तो बोला गया है हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं, इनको हमें ध्यान से रीड करना है। एक तो वर्ड्सवर्थ को बोला है हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर। हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर की जब बात आए तो ये वर्ड्सवर्थ को मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड ने उन पर पोएम भी लिखी थी, मेमोरियल वर्सेस। ठीक है, उसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ को प्रेज किया था और ये चीफ ग्लोरीज करके स्टेटमेंट दिया था, जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं और आगे भी इसमें 1-2 क्वेश्चंस और इंक्लूड किए गए हैं, तो ध्यान से इनको रीड कीजिएगा। राइट आंसर हो जाता है प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर बोला है और मैथ्यू अर्नोल्ड ने उनको बोला है हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरिज प्रोबेबली मेट वर्ड्सवर्थ इन ब्रिस्टल इन अगस्त 1795। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कॉलरिज से वर्ड्सवर्थ कब मिले थे? सबसे पहले वो 1795 में मिले थे एंड फर्स्ट विजिटेड द वर्ड्सवर्थ एट रेसडाउन इन जून। और सबसे पहले उन्होंने जो दौरा किया था वर्ड्सवर्थ के पास रेसडाउन जून में, वो कब किया था? 1797। इसका राइट आंसर हो जाता है। इन फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो कॉलरिज वर्ड्सवर्थ से 1795 में मिले थे, लेकिन बाद में जो वर्ड्सवर्थ के रेसडाउन पर जो उन्होंने दौरा किया था कॉलरिज ने, वो 1797 में किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट वर्क वॉज डन बिटवीन द ईयर 1798 एंड 1808। ठीक है, जो बेस्ट वर्क हैं वो 1798 और 1808 में हुए हैं। तो किसके इन्फ्लुएंस में वो हुए हैं? शेले, गॉडविन, एडवर्ड, कॉलरिज। इसका राइट आंसर आपको पता है कॉलरिज ही होना चाहिए, क्योंकि वो कॉलरिज के साथ इन्फ्लुएंस में थे। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड थे ईच अदर्स पोइट्री से। 1798 में इन दोनों पोएट्स ने कंबाइन जो वर्क लिखा था लिरिकल बैलेड्स, ठीक है, जिसको 1798 में जिसका फर्स्ट एडिशन आया था, जिसमें कॉलरिज की जिसमें वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम इंक्लूड हैं और कॉलरिज की 4 पोएम्स इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ये उनका कोलैबोरेटिव एक वर्क था जिसका फर्स्ट एडिशन 1798 में आया था, जिसने रोमांटिक एरा को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल? ठीक है, वर्ड्सवर्थ अपने ग्रेट आइडल किसे मानते थे? तो यहाँ तो आपको पता है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन की प्रेज में लंदन 1802 लिखी थी। ठीक है, और वो उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है मिल्टन को वो अपना आदर्श मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? ठीक है, किसने बोला है वर्ड्सवर्थ को द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? इस वर्ड्सवर्थशायर से आप याद रख लेना। ठीक है, वर्ड्सवर्थशायर बोला है लॉवेल ने उनको, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली अ मैन बट अ वॉन्डरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू दैम। वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली अ मैन, की मुश्किल से ऐसा आदमी मिलेगा वो एक
घूमती हुई स्पिरिट थी, वॉन्डरिंग स्पिरिट थी विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स, और जिनका कोई अंत नहीं था। ठीक है, तो स्ट्रेंज एडवेंचर्स थे उनके और उनका कोई भी एंड नहीं था। ये लाइंस उन्हें किसने बोली हैं? मिल्टन, लैम्ब, कॉलरिज, शेले। तो ये लाइंस वर्ड्सवर्थ को शेले ने बोली हैं। ठीक है, शेले ने वर्ड्सवर्थ के लिए जो पोयम लिखी थी उसमें वो उनकी आलोचना करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हुए लिखते हैं कि जो पोएट वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने अपने ओल्डर पोएट जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने अपने ही आदर्शों के साथ विश्वासघात किया। तो वो जब टू वर्ड्सवर्थ लिखते हैं वर्ड्सवर्थ के लिए, तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि पोएट ने अपने आप को ही विश्वासघात अपने आदर्शों पर ही किया। उन्होंने अपनी जो भाषा और विचार हैं उनका उपयोग करते हुए, मीन्स जो उनका प्रभाव था वो ज़्यादा उन पर नहीं पड़ा, और वो दिखाते हैं कि इस बैट्रियल में, इस विश्वासघात में जो पोएट हैं वो सिंबॉलिक कमिटेड सुसाइड, वो प्रतीकात्मक आत्महत्या वहाँ पर कर लेते हैं। तो इस तरह की बातें टू वर्ड्सवर्थ में शेले बोलते हैं वर्ड्सवर्थ के लिए। उनको क्रिटिसाइज करते हुए शेले ये पोयम लिखते हैं टू वर्ड्सवर्थ, जिसमें वो कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने सिंबॉलिक सुसाइड वहाँ पर कमिट कर लिया था, कमिटेड symbolic suicide. Next question. Wordsworth had no marked style of his. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity and pomposity. Who said कि वर्ड्सवर्थ के पास had no marked style, अपनी कोई भी marked style नहीं था। When he seeks to have, जब वो एक किसी शैली की या स्टाइल की तलाश करते हैं तो वो ही फॉल्स इंटू पॉम्पोसिटी एंड पॉम्पोसिटी, तो वो आडंबर में पड़ जाते हैं। पॉम्पोसिटी होता है आडंबर यानी कि दिखावे में पड़ जाते हैं, और पॉन्डोसिटी होता है यानी कि वो विचारशील अवस्था में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए किसने बोला था कि वर्ड्सवर्थ के पास अपनी कोई शैली नहीं थी, और जब भी वो किसी स्टाइल में लिखना चाहते थे तो वो वहाँ पर दिखावे में पड़ जाते थे, पॉम्पोसिटी और पॉन्डोसिटी में पड़ जाते थे। तो ये स्टेटमेंट उनके लिए आर्नोल्ड ने यूज़ किया है। ठीक है, अप्रैल 1850 में, अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। अप्रैल 1850 में एक एलेजी उन्होंने लिखी थी, मेमोरियल वर्सेस, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, जो कि एक विक्टोरियन पोएट माने जाते हैं। इसमें आर्नोल्ड ट्रिब्यूट देते हैं रोमांटिक एरा के पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को, लेकिन वर्ड्सवर्थ के साथ साथ उन्होंने बायरन और गॉथे जो कि एक जर्मन पोएट हैं, उनको भी ट्रिब्यूट देने का काम किया है। मेमोरियल वर्सेस में ध्यान रखना सिर्फ वर्ड्सवर्थ के बारे में ही उन्होंने नहीं बोला है। वैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ के लिए एक एलेजी लिखी थी, रोमांटिक पोएट वर्ड्सवर्थ को ट्रिब्यूट देते हुए, मेमोरियल वर्सेस, लेकिन उन्होंने इस पोयम में बायरन और गॉथे जो कि एक जर्मन पोएट थे उनका भी जिक्र किया है। अब ये जो मेमोरियल वर्सेस है इसमें आर्नोल्ड अर्ज द रिवर रोथा ऑन हुज बैंक्स वर्ड्सवर्थ लाइज बरीड। अब जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं जहाँ पर वर्ड्सवर्थ को दफनाया गया था, रोथा रिवर उस नदी का नाम है, तो वहाँ पर उसकी जो ग्रेव है, उसके शांत पानी की जो वॉइस है और जो वहाँ की पीसफुल वो वातावरण है, उसका जिक्र यहाँ पर करते हैं। और उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में इस पोयम में स्टैंजा 5th, 6th और 7th में यूज़ किया है, और बाकी के जो पहले स्टैंजा है 1st, 2nd, 3rd, 4th, उसमें उन्होंने बायरन और गॉथे का यूज़ किया है। मीन्स बायरन और गॉथे के बारे में उन्होंने बोला है, और स्टैंजा 5th, 6th और स्टैंजा 7th में वो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताते हैं मेमोरियल वर्सेस में। इनको आप ध्यान रखना, मे बी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि और किन किन पोइट्स के बारे में मेमोरियल वर्सेस में मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला है, तो वो बायरन और गॉथे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स द इमॉर्टलिटी और द हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री। तो किसने इमॉर्टलिटी और ओड को हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री बोला है? इसका ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको एमर्सन ने यूज़ किया है। एमर्सन ने वर्ड्सवर्थ को द हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री बोला है। ठीक है, हाईएस्ट प्रिस्ट ऑफ नेचर मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला है, हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर हर्बर्ट रीड ने बोला है, और हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री एमर्सन ने बोला है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो इनके वर्ड्स होते हैं ना उनको ध्यान रखना है कि वाटरमार्क ऑफ पोइट्री तो एमर्सन ने बोला है। तो ये जो पोएम्स हैं 1802, वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी जिसमें वो डील्स विद हिज यूथ, युवावस्था से प्रेरित होते हैं, और ये जो पोएट
पोयम थी। यहाँ पर इंस्पायर्ड थी उनकी सिस्टर डोरोथी से, जो कि उनके साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में रह रही थी उस समय पर। ये पोयम्स, इनकी शुरुआत होती है द बटरफ्लाई से और एंड होता है टू द कुकू से, ठीक है। यानी कि बिगनिंग जो पोयम है वो बटरफ्लाई है और एंडिंग पोयम टू द कुकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ uttered nothing base, who said? वर्ड्सवर्थ uttered nothing base मीन्स वर्ड्सवर्थ जो भी बोलते थे वो आधारहीन नहीं था, मीन्स जो भी वो बोलते थे उसका कुछ ना कुछ आधार था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वर्ड्सवर्थ के लिए किसने दिया है? टेनिसन, एमर्सन, वॉल्टर एलन, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाता है टेनिसन ने ये स्टेटमेंट दिया है, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं। टेनिसन, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, इस तरह का स्टेटमेंट्स देते हुए वहाँ दिखाई देते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। ब्राउनिंग ने उन्हें लॉस्ट लीडर कहा है, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसको भी शैली ने मॉरल एनक बोला है। आर्नोल्ड ने हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर बोला है। ऑल्डस एक्सेले ने रेड इन टूथ क्लो बोला है, ठीक है। तो इन सारे स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए, जिससे कि एग्जाम टाइम पर आपको प्रॉब्लम ना हो रिवाइज करने में और ये फटाफट से रिवाइज हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमारे वर्ड्सवर्थ से रेडी हो जाते हैं। कुछ और की पॉइंट्स है वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने जो पोयम लिखी थी द प्रील्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट माइंड 1850 में, ये इस वर्क को वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस बोला जाता है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम मानी जाती है। इट वॉज पॉस्थ्यूमसली टाइटल्ड, इसको पॉस्थ्यूमसली टाइटल दिया गया था द प्रील्यूड, ठीक है। और ये उनकी वाइफ मैरी ने पब्लिश कराई थी, जिसको हम द पोयम टू कॉलरिज के नाम से जानते थे, ठीक है। उन्होंने इस पोयम को पहले पोयम टू कॉलरिज लिखा था और इसको जो टाइटल किया गया था वो वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद पॉस्थ्यूमसली दिया गया था, द प्रील्यूड बाय हिज वाइफ, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है, वर्ड्सवर्थ ने स्पोर्ट्स ऑफ टाइम एक टर्म कॉइन किया था इसी पोयम में, द प्रील्यूड में, ठीक है। ये एक स्पिरिचुअल बायोग्राफी बेस्ड थी, जब वो लाइफ का ऑब्जर्वेशन करते हुए ये पोयम लिखते हैं और इसको डेडिकेट करते हैं अपने कलीग को या अपने फ्रेंड को, एस.टी. कॉलरिज को। वर्ड्सवर्थ को पहचाना गया एज अ पोएट कब? जब यूरोपियन मैगजीन में उनकी पोयम पब्लिश हुई 1787 में, ठीक है। उनकी जो अर्लीस्ट पोइट्री थी वो 1793 का कलेक्शन आया था, एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, ठीक है। एक शाम की सैर और उनका वर्णनात्मक रेखा चित्र, इस नाम से उनका अर्लीस्ट पोइट्री आई थी, जो कि 1793 में पब्लिश हुई थी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो की टर्म आता है, वर्ड्सवर्थ शॉर्ड हिज एफिनिटी, यानी कि जो वर्ड्सवर्थ हैं उनकी फेमस पोयम नेचर के प्रति अपना आकर्षण दिखाते हुए लिखी थी आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, ठीक है। तो इस नाम से उन्होंने अपनी फेमस पोयम लिखी थी आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, जिसका सब टाइटल है डेफोडिल्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये उनकी एक लिरिक पोयम है, इसका सब टाइटल हो जाता है डेफोडिल्स। अ पोएट कुड नॉट बट ही गे इन अ जॉकेंट कंपनी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, वेयर डू दीज लाइन अपीयर्स, ये लाइन कहाँ दिखाई देती है कि अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन अ जॉकेंट कंपनी, ठीक है। एक जो पोएट है वो समलैंगिक होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। तो इस तरह की जो लाइन है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? सॉलिटरी रिपर, टेबल स्टंट, लूसी ग्रे या डेफोडिल्स। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है डेफोडिल्स में ये लाइन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड एक लिरिक पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये मोस्ट पॉपुलर है और इंस्पायर्ड थी फॉरेस्ट एनकाउंटर 15 अप्रैल 1802 से, जिसमें वो खुद को इंक्लूड करते हुए और अपनी यंगर सिस्टर डोरोथी को इंक्लूड करते हुए, और किसे इंक्लूड करते हैं? एंड अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डेफोडिल्स, तब ये पोएम लिखते हैं और इसको ओरिजिनली 1807 में पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर सेल्फिश मैन ऑफ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन, दीज लाइन्स अपीयर इन, ठीक है। कि हम सेल्फिश मैन हैं, हम ऊपर उठते हैं और जो भी वो हमें वापस मिल जाता है, जो भी हम करते हैं या जो भी हम उठाते हैं वो हमें वापस मिल जाता है। ये लाइन कहाँ पर अपीयर होती है? टू शेक्सपियर, टू मिल्टन, टू बेन जॉनसन या नन ऑफ दीज।
उन्होंने मिल्टन की प्रेज करते हुए जो पोएम लिखी थी टू मिल्टन, वहाँ पर हमें ये लाइन देखने को मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाता है टू मिल्टन, यानी कि इसका सबटाइटल लंदन 1802, एक पोएम जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन की प्रेज करते हुए लिखी थी और उसमें इंग्लिश पीपल को कास्टिगेट करते हुए कहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी और स्थिर हो गए हैं, और यहाँ पर वो 17th सेंचुरी के जो पॉइंट हैं जॉन मिल्टन उनकी प्रशंसा करते हैं। लंदन 1802 को उन्होंने 1802 में लिखा था, और इसको ये सबसे पहले हमें दिखाई दी थी उनकी जो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम सीरीज आती है 1807, उसमें ये हमें दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस जस्ट फॉर अ रिबेंड टू स्टिक इन हिज कोट, दीज लाइन्स आर अबाउट वर्ड्सवर्थ हु रोट। ये हम प्रीवियस सीरीज में भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन कि एक मुट्ठी चांदी के लिए उसने हमें छोड़ दिया और अपने कोट में चिपकाने के लिए जो रिबन था सिर्फ उसी के लिए उसने अपने आदर्शों को छोड़ दिया। तो ये कौन किसके लिए बोलता है? ये ब्राउनिंग बोलते हैं द लॉस्ट लीडर में वर्ड्सवर्थ के बारे में। ठीक है, ब्राउनिंग ने इसको बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड, कि वर्ड्सवर्थ हमेशा मेलोडियस ही नहीं होते थे, कभी कभी वो हमें प्रेरित भी कर देते थे। तो ये इस तरह का स्टेटमेंट किसने दिया है? विलियम जे लॉन्ग, कॉम्पटन रिकेट, सैम्पसन या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है लॉन्ग। ये इस तरह का स्टेटमेंट वर्ड्सवर्थ के बारे में देते हैं कि वो कभी कभी हम उनसे इंस्पायर भी हो जाते थे। ही इज़ द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड, दिस इज द रिमार्क ऑफ लॉन्ग अबाउट। ये लॉन्ग का ही रिमार्क है कि वो ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ नेचर थे, और उन्होंने जो लिटरेचर है उसको वह हमारी लिटरेचर द्वारा रचित नेचर के सबसे महान कवि हैं। ये लॉन्ग ने किसके बारे में कहा है? तो ये जो स्टेटमेंट है लॉन्ग ने वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस, तो ये उनके लिए किसने बोली है? ठीक है, कि मैं तुझ में वही देखता हूँ जो मैं कभी था। ये लाइन्स वर्ड्सवर्थ ने दी हैं, वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम टिंटन एबे में दी हैं। टिंटन एबे जिसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, टिंटन एबे में हम 3 पार्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं। अ लोको डेस्क्रिप्टिव इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें वाई रिवर वैली सीनरी का वहाँ पर उन्होंने जो सेटिंग है वो दिखाई है। इसमें जो स्पीकर है वो रिफ्लेक्ट डालता है जो उन्होंने ट्रैवलिंग की है और जो उनकी मेमोरी वहाँ पर बनी है और जो उनके पुराने अनुभव थे उन सब के बारे में वो यहाँ पर रेफरेंस डालते हुए बोलते हैं। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहले तो वाई रिवर वैली में जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, सेकेंड जो उन ट्रैवलिंग के दौरान उनकी जो मेमोरी बनी उस एक्सपीरियंस को इन्होंने इसमें साझा किया है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें वो अपनी सिस्टर को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि वो जो पहले कम जागरूक थे अब अपनी जो उनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो जागरूक हो चुकी है। तो इस तरह की बातें वो करते हुए इन 3 पार्ट्स में, पूरी पोएम में को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन पार्ट्स को वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर नीदर Next question, there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition who said, कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, एसेंशियल डिफरेंस नहीं है लैंग्वेज ऑफ प्रॉज और मेट्रिकल कंपोजिशन के बीच। ये स्टेटमेंट किसका है? वर्ड्सवर्थ का है। वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कहते हैं कि जो गद्य की भाषा है उसकी छंदात्मक रचना में ना तो कोई डिफरेंस है और ना ही कभी हो सकता है। तो इस तरह का स्टेटमेंट वर्ड्सवर्थ ने दिया था पोएटिक डिक्शन में, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम्स, की किसने क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ को कि उन्होंने अपनी ही थ्योरी की प्रैक्टिस अपनी ही पोएम में नहीं की है, उसका यूज़ अपनी ही पोएम्स में नहीं किया है जो थ्योरी उन्होंने दी थी। तो इस तरह का स्टेटमेंट उनके लिए FR लीविस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज लिरिकल बैलेड्स मोर अप्रिशिएटेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको आप ध्यान रखेंगे कि लिरिकल बैलेड्स कहाँ पर ज़्यादा अप्रिशिएट हुई थी? अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, नोवेयर। हालांकि इंग्लैंड के ये पोएट थे वहाँ पर नहीं हुई थी। इसका राइट आंसर होता है अमेरिका। अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड की गई थी। इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था अमेरिका में वो 1802 में आया था। अब ये फैक्ट्स आप एक बार ध्यान से रीड करेंगे कि जो लिरिकल बैलेड्स है उसको बेटर अप्रिशिएटेड किया गया था अमेरिका में दैन इन इंग्लैंड। मीन्स इंग्लैंड से ज़्यादा उसको अमेरिका में अप्रिशिएशन मिला था। अमेरिका में लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट एडिशन 1802 में आया था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फर्स्ट एडिशन अमेरिका में कब आया था तो वो 1802 में आया था, लेकिन लिरिकल बैलेड्स का जो फर्स्ट एडिशन है वो इंग्लैंड में कब आया था? रूरल इंग्लैंड में कलेक्शन आया था इनका 23 पोएम्स का
जिसमें लिरिकल बैलेट्स में 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोएम्स कॉलरिज की थी। और ये कलेक्शन इंग्लैंड में जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 1798 में आया था, सेकंड 1800 में, थर्ड एडिशन 1802 में और फोर्थ एडिशन इसका आया था 1805 में। ठीक है, ये तो इंग्लैंड की बात हुई, लेकिन अमेरिका में जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था वो 1802 में आया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, और इंग्लैंड से भी ज़्यादा इसको अमेरिका में अप्रिशिएट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज़ नॉट ओनली साइड बट इन साइड। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग लॉन्ग, हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, लॉन्ग के अकॉर्डिंग कौन है वो, ही हैज़ ओनली साइड, ना तो केवल उनके पास साइड थी बल्कि इन साइड भी थी, यानी कि अंतर्दृष्टि भी थी, केवल दृष्टि ही नहीं थी, इन साइड भी थी, अंतर्दृष्टि भी थी। वर्ड्सवर्थ, शेले, किट्स या नन ऑफ दिस, ये ऑब्वियसली ये लॉन्ग ने वर्ड्सवर्थ के लिए ही बोला है कि उनके पास ना तो सिर्फ दृष्टि ही थी बल्कि अंतर्दृष्टि भी थी, इन साइड भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हिज पोएम इमॉर्टलिटी ऑड, इमॉर्टलिटी ऑड वर्ड्सवर्थ इज इंडेबिटेड टू, किसके कर्जदार हैं वर्ड्सवर्थ इमॉर्टलिटी ऑड के लिए, यानी कि किससे प्रेरित होकर लिखिए, कैसे भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा। वॉगन्स द रेट्रीट, शेलीज ऑड टू द वेस्ट विंड, मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट या नन ऑफ दिस। तो ये इसका राइट आंसर है वॉगन्स द रेट्रीट से वो इंस्पायर थे, और वर्ड्सवर्थ कर्जदार बताते हैं अपने आप को, वॉगन्स द रेट्रीट के उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने इमॉर्टलिटी ऑड को लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस हु सेड, वर्ड्सवर्थ अटर नथिंग बेस मीन्स उनका ऐसे ही वो कुछ नहीं बोलते थे, उनका बोलने का कुछ ना कुछ मतलब होता था। तो ये जो वर्ड हैं ये टेनिसन ने उनके लिए बोले हैं वर्ड्सवर्थ ने, कि उनका हमेशा कोई ना कोई मतलब होता था जब भी वो कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज, लव सोनेट कौन सा माना जाता है वर्ड्सवर्थ का। वाई आर्ट दाउ साइलेंट, डू योर वाइफ अ वैलेडिक्शन या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वर्ड्सवर्थ का लव सोनेट वाई आर्ट दाउ साइलेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली कॉमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ, ये हम रीड कर चुके हैं फर्स्ट सीरीज में। जो पोएम है हैप्पी वॉरियर वो किसकी याद में वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ, हिज फ्रेंड कॉलरिज, हिज फ्रेंड लैम्ब या नन ऑफ दीज। तो ये जो पोएम है उन्होंने अपने ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ की जब डेथ हो जाती है शिपरेक से, तो तब ये उनके कॉमेमोरेशन में हैप्पी वॉरियर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्ट अ रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमन रेस्टनेस। तो किसने सजेस्ट किया था ये कि नेचुरल एंड सिंपल लिविंग की तरफ हमें लौटना चाहिए, यही जो ह्यूमन के लिए एक अच्छा डिसीजन होगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्सवर्थ ने बोले थे। ठीक है, तो ये इस तरह की नेचर की तरफ लौटने की वो बात वहाँ पर करते हैं। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, एग्जाम तक इन नोट्स का बार बार रिविजन कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।